नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे। क्लास 11th के लिए आज की क्लास दोबारा जो है लगाई गई है और आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स की। तो इसके 2 या 3 वीडियोस ऐसे आने वाले हैं। आज तो हम एक फंडामेंटल नॉलेज लेंगे कि वेक्टर का काम क्या है, फिजिक्स के हिसाब से इसकी ज़रूरत क्यों है। आप मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिजिक्स हमेशा अप्लाइड पार्ट की बात करता है। मतलब आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं उसका एक सेंस जो है जो बनना चाहिए, वो चीज़ें हम लोग जो है फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात जो है जो हमेशा रहती है कि आप पेन कॉपी उठाओ और चीज़ों को सीरियसली लो। जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो उन्हीं तरीके से जो है आपकी तैयारी होगी, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगा। शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। चलिए, पहले हम बात कर रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। अब बताइए फिर, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हैप्पीनेस हो गया, जैसे कि हंगर हो गया, जैसे कि जो है सिंपैथी हो गई। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो जब भी जो है आपको इस तरीके की कोई क्वांटिटी मिलती है जिसको आप मेजर कर पाते हो, तो अब हम उसको जो है फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हो गया, टेम्परेचर। उसके बाद में 2 पॉइंट के बीच का जो है जो डिस्टेंस हो गया, उसको जो है हम लोग लेंथ या और बाकी सारे नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हर एक क्वांटिटी के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक क्वांटिटी है जिसका नाम है ए बी। अब ये ए बी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास में ये जो नंबर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर वाला पार्ट हमेशा मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप जो आप देख रहे हो ना, मीटर पर सेकेंड, तो ये जो है इसका यूनिट वाला पार्ट है। ठीक है। तो एक जो फिजिकल क्वांटिटी में जो चीजें आपको डेफिनेटली मिलेंगी ही मिलेंगी, वो 2 चीजें हैं। पहला कि उसके पास हर एक कंडीशन में मैग्नीट्यूड जरूर होगा, और दूसरा कि उसके पास में हर एक कंडीशन में कोई ना कोई यूनिट जरूर होगा। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करते हो, जनरली जो है जो स्टूडेंट्स जो है क्लास 11th में आए हुए हैं उनको आदत ही नहीं है कि आप यूनिट मेंशन करो। तो अगर आप ये काम नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि आपके नंबर कटने की चांसेस हैं। अब अगर आप नंबर कटवाना चाहते हो तो इसको इग्नोर करो, या फिर एक अटेंशन इसके ऊपर जरूर दिया करो। अब यहाँ हम दूसरी क्वांटिटी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सी डी है। अब ये सी डी, इस क्वांटिटी में जो है ना, मैं अगर ऊपर एरो लगा दूं और उसके बाद में आपको बताऊं कि ये सी डी क्वांटिटी कैसी है। देखिए यहाँ पे माइनस साइन दिखाई दे रहा है, और माइनस साइन का मतलब क्या हो गया? माइनस साइन का मतलब ये यहाँ पर आपसे डायरेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की बात कर रहा है। दूसरी चीज है 7.9, ये मैग्नीट्यूड पहले भी था, अभी भी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? यूनिट है। तो अब हमारे पास में एक कैटेगरी आ गई जो आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। मैंने आपको बताया कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर एरो लगता है और उसके पास में एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। दूसरा जो है, दूसरी एक क्वांटिटी है जिसके पास में ऐसा डायरेक्शन इंडिकेटर कुछ है नहीं, लेकिन उसके पास में मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चीजें होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो जिसके पास में डायरेक्शन है वो है वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास में डायरेक्शन है, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही आज हमारा पूरा डिस्कशन है। ऊपर वाली जो क्वांटिटी जिसके पास में डायरेक्शन नहीं है, वी विल कॉल इट स्केलर। तो जब आपको ये दोनों बातें पता चल गई हैं, इसके बाद में जो है हम ये डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी आखिर है क्या और इसकी जरूरत हमारी लाइफ में आखिर क्यों? ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है ना, हम एक पॉइंट के बारे में अज्यूम करेंगे, एक इमेजिनेशन करेंगे। अभी हम जो है ज्यादा मतलब दूसरी क्वांटिटीज के बारे में सोचना छोड़ के सिर्फ एक वायर के ऊपर बैठी हुई एक चिड़िया लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जो है वायर के किसी भी एक पॉइंट को जो है ओरिजिन मान लेंगे। वो ऐसा एक पॉइंट है जहां से आप मेजरमेंट शुरू करते हो। अब ये जो है आप इसका लोकेशन जो है, इसको हम लोगों ने क्या कहा? ये है ओरिजिन।
और एक बार जो है जब हमको ओरिजिन के बारे में पता चल गया तो हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो है अपना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो है हम अपना कैलकुलेशन करते हैं, अपना मेजरमेंट करते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है आपको जो है समझ में आई होंगी। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो चीजें जो है कैसे काम करेंगी, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ ओरिजिन से जो है जब आप एक पर्टिकुलर, ये हमारा खुद का फिक्स किया हुआ डायरेक्शन है। जैसे कि अगर हम ऊपर नीचे जो है मूव कर रहे हैं और जमीन के लेवल को हम लोगों ने 0 मान लिया है, तब जो है हम चाहें तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव ले सकते हैं। हम चाहें तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव या जैसा भी जरूरत पड़े उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने ओरिजिन के एक साइड में, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, इसको जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया। अब जब भी आप जो है कोई लेंथ यहाँ से मूव करते हो, मान लीजिए एक चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, तो इस जगह में जो है हम क्या बोलेंगे, इस चिड़िया का लोकेशन जो है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन 3 मीटर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं +3 मीटर्स, +3 मीटर्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, मतलब अगर आपकी दूसरी चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, अब जो है आप इसका लोकेशन बचाओगे -4 मीटर। यहाँ ये माइनस या फिर यहाँ का ये प्लस, ये दोनों इंडिकेटर हैं किसके, डायरेक्शन के। और इस तरीके से हम एक पॉइंट लोकेट कर पाते हैं किसी वायर में। तो इसके लिए जो है हमको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी, हमारे पास में होना चाहिए एक रेफरेंस सिस्टम, एक स्केल जिससे हम जो है मेजरमेंट करते हैं। उसके अलावा जो है आप और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं यहाँ पे, उसके अलावा जो है आपके पास में फिक्स्ड डायरेक्शंस होने चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये सिर्फ 1D मोशन की बात है, ये सिर्फ जो है एक सिंगल लाइन में जो है आपका जो मोशन हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आगे हम क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। आगे की बात है कि अगर हम जो है 2D मोशन की बात करने लगे, अगर हमको जरूरत पड़े ऐसी जहाँ पे दोनों मतलब पूरे प्लेन में जो है हम लोकेशन जो है डिस्कस कर रहे हैं, तब क्या करेंगे भैया, जिस तरीके से हम लोगों ने जो है ये वाला सिस्टम कि हम ऊपर भी जो है ऐसे मार्क कर लेंगे, वहां पर भी 1 2 3 लिख लेंगे, और उसके बाद में जो है हम 2 लाइन के बेसिस में जो है लोकेशन को डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा पहला वाला तरीका हो गया। ठीक है, और ये वाले तरीके को हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो है खासियतें क्या क्या हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की खासियत ये है कि हम किसी भी पॉइंट को, जैसे हम लोग लिख देते हैं पॉइंट ए, तो हम किसी भी पॉइंट को x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो है हमारा तरीका है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या इसके अलावा भी जो है हमारा कोई मतलब तरीका होता है? तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसा कि इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एक राडार। जैसा कि हम लोग जनरली मूवीज में देखते हैं कि भाई हमारा राडार जो है यहाँ पर लोकेटेड है, और ये यहाँ पर जो है हमको इनकमिंग प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर हमको इनकमिंग प्लेन दिख रहा है, और हम उसकी लोकेशन को इस तरीके से जज कर रहे होते हैं। देखिए भी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। पेमेंट तो हो गया, ओके थैंक यू। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई सा भी एक पॉइंट है हमारे पास में, पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी। अब इन पॉइंट्स के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना पहले, जैसे कि ओरिजिन हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर ओरिजिन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से हमारे एक रिक्वायर्ड पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट ए है, तो हम यहाँ पॉइंट ए से ओरिजिन तक एक सीधी लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि ओरिजिन से जो है पॉइंट ए तक जो है सीधी लाइन बना दी, और इस लाइन को जो है हम लोगों ने रेडियस मान के एक सर्कल खींचा, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है इस डायग्राम में नजर आ रहा है। अब क्या होता है कि ना, इस सर्कल में
जो सरकमफरेंस है उस सरकमफरेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिनको जो है ये रेडियल डिस्टेंस जो है लोकेट कर पा रहा है। अब इसमें से हमारा वाला पॉइंट जो इंटरेस्ट का है उसको लोकेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो अगर हम रेडियस बताने के बाद में एंगल भी बता दें, तो अब एंगल बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से हम एक एंगल बनाएंगे, इसको बोलेंगे थीटा। और अगर जो है हम रेडियल डिस्टेंस और थीटा ये दोनों चीजें बता दें तो हमारे ओरिजिन के रेफरेंस में हमको अपना पॉइंट मिल जाएगा। आप दोबारा सोचिए कि आपने क्या किया, एक रेडियस बताया और उसके लिए जो है उस रेडियस का एक पूरा सर्कल बना लिया। अब उस सर्कल में हमारे इंटरेस्ट वाले पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपने क्या किया कि एक्स एक्सिस से आपने एंगल भी बता दिया। तो अब आपको दोनों इंफॉर्मेशन जो है एक साथ मिलती हैं, तो आप हम इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट है वो लोकेट कर पाएंगे। अब ये दोनों चीजें जो है जब हमको पूरी तरीके से समझ में आ गई हैं, तो फिर जो है इन दोनों सिस्टम्स को जो है क्या हम एक साथ या एक के रेस्पेक्ट में दूसरे, ऐसा कुछ है क्या कि एक दूसरे के बजाय जो है हम यूज कर पाए या साथ में यूज कर पाए। तो इन दोनों को जो है अगर हम एक जैसा या एक दूसरे से रिलेटेड ढंग से जो है यूज करने का सोचने लग जाए तो हमारा तरीका कुछ ऐसा होगा। देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में पहला तो हम लोगों ने क्या लिया था, एक्स एक्सिस, और दूसरा लिया था वाई एक्सिस। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो है जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री क्यों होता है एक दूसरे से, या अब जेड एक्सिस लेंगे तो वो एक्स एक्सिस से भी 90 डिग्री होगा और वाई एक्सिस से भी 90 डिग्री होगा। ये क्या रीजन है, तो आपका रीजन क्या है, आप देखिए, आपने एक पॉइंट लिया और जब आप पॉइंट से मतलब उस पॉइंट का लोकेशन देखते हैं तो आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है आप उस एक्सिस में डालते हैं। मतलब क्या हुआ कि ए से मैंने एक परपेंडिकुलर लेके और एक्स एक्सिस पे डाला और ये वाला जो डिस्टेंस है वो मुझे एक्स पोजीशन बता देगा, एक्स ए बता देगा। उसी तरीके से अगर मैं जो है वाई एक्सिस में जो है अपना पोजीशन डिफाइन करना चाहूं तो मैं ए पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर डालूंगा और उसके बाद में वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा मुझे वाई एक्सिस में, उससे मैं अपना लोकेशन वाई एक्सिस में भी बता पाऊंगा। अब क्या होता है कि अगर हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में मतलब कोई एंगल थीटा होगा तो क्या होगा कि अगर मैं अपने पॉइंट को केवल एक्स एक्सिस में मूव करना चाहूं और मेरी इच्छा यह है कि उस पॉइंट के मोशन को वाई एक्सिस डिटेक्ट ना कर पाए तो ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं केवल एक सिंगल एक्सिस में मूव नहीं कर पाऊंगा अगर इन दोनों एक्सिस का जो है आपस में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसलिए जो है अब हम दूसरे वाले में देखते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ही 90 डिग्री का एंगल है और इसलिए जो है अगर मैं अपने पॉइंट को एक्स का उसका जो है जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी तक मूव कराना चाहूंगा तो इस समय में जो है क्या चीजें जो है पॉसिबल है कि मैं एक्स एक्सिस में ही उसकी लोकेशन चेंज कर रहा हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड चेंजिंग इट्स पोजीशन इन वाई एक्सिस, तब भी जो है वो इजीली हो सकता है। और इसीलिए जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस जो है वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है और इस तरीके से ये हमारे लिए इजी हो जाता है। ये जो हमारा जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये एब्सिसा क्या होता है और ये ऑर्डिनेट क्या होता है। तो देखिए हम लोगों ने अपना पॉइंट लिया था पॉइंट ए और इस पॉइंट ए से जब हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर खींचा और वो परपेंडिकुलर जाके एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट को इंडिकेट किया तो उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से वाई एक्सिस में जो है परपेंडिकुलर बनाने से हमको जो पॉइंट मिलता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी तो बोल सकते हैं। अब अगर हमारे पास z एक्सिस होगा तो हम इसी पॉइंट से z एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे
और हमको एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये चीजें तो हमको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऐसा है कि हम जो है किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है ए, और इस पॉइंट ए से हमको यहां पर मिल जाता है एक्स ए और यहां पर मिल जाता है वाई ए। हम लोगों ने इसको कैसे परपेंडिकुलर बना के एक्स ए और वाई ए निकाला, ये हमको पता है। अब हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ए को लोकेट करने के लिए हम एक्स ए कॉमा वाई ए के फॉर्म में जो है ये लिख सकते हैं। अच्छा, यही सेम चीज अगर जो है हम रिपीट करना चाहें तो हमारे पास में और क्या तरीका है। इसका ये एक तरीका है कि हम आर कॉमा थीटा के फॉर्म में भी जो है बात कर सकते हैं। अब अगर हमको आर कॉमा थीटा के फॉर्म में बात करना है तो ये जो लेंथ आपको नजर आ रहा है ओरिजिन से डायरेक्टली पॉइंट ए तक का, तो ये वाला जो है ओरिजिन हमको आर बनाना पड़ेगा। अब यहां हमको मिल जाता है एक राइट ट्रायंगल, और इसी राइट ट्रायंगल से कहानी शुरू हो सकती है कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को पोलर और पोलर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, वेक्टर नोटेशन में जो है हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए को हम लोगों ने लिखा टू कॉमा, अब जैसे जैसे हम लोगों ने क्या लिखा है, हम हमेशा कोई सा भी पॉइंट पी को एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट ए 2,3 लिख लिया, पॉइंट बी लिख लिया -3,5 लिख लिया। इस तरीके से जो है हम पॉइंट्स को तो लोकेट कर पाते हैं। लेकिन अब हमारी बात आई कि हमारे पूरे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ये तो सिर्फ पॉइंट रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ ना, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर के पास में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक डायरेक्शन होता है। तो भाई अब यहां पर ये लोकेट करने के लिए आप सोचिए कि हम लोगों ने यहां पर क्या किया हुआ है, हम लोगों ने पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक पोजीशन वेक्टर, मतलब उसका जो है पोजीशन वेक्टर मान लिया है। अब अगर मान लेते हैं कि वो पॉइंट ए से मूव होके हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी में पहुंच जाता है, तो अब हमारे पास में जो है कंडीशन आएगी जहां हमको ये बोलना होगा कि पॉइंट वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी निकालेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये जो है हमारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आगे चीजें जो डिस्कशन में है वो देख लेते हैं कि रिजल्टेंट पहले कैसे निकालेंगे किसी भी वेक्टर का, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जो है रिजल्टेंट कैसे होता है कि मान लेते हैं हमारे पास में एक पॉइंट है जिसका जो है लोकेशन है a = 3,4। अब ये जो 3,4 है, हमको पता है कि x एक्सिस में इसका डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर होगा और y एक्सिस में उसका जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर होगा। और इस तरीके से हम 3,4 ऐसा पॉइंट को लोकेट करने में कैपेबल हो गए। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको ओरिजिन से इस पॉइंट ए तक, मतलब ओ ए का जो है जो डिस्टेंस है वो चाहिए। ऐसे ही हम वेक्टर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, थोड़ा देखो डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो है हम देखते हैं कि हमारा x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 3। उसी तरीके से हमको y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 4। और हम लोगों ने ओरिजिन से उस लोकेशन को इंडिकेट करने की कोशिश की, इसलिए x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू भी 0 है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो हमको डेल्टा x निकालना पड़ेगा। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा x निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, x2 माइनस x1। इसी तरीके से डेल्टा y निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, y2 माइनस y1। अब यहां आप देखेंगे तो ये वाला हमको डेल्टा x मिलता है और ये वाला हमको ये वाला डेल्टा y मिलता है और ये वाला हमको डेल्टा x मिलता है। और अगर हम लोग ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं तो हमको पाइथागोरस थ्योरम मिलता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, देखो ये जो भी थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट साइड में हमको क्या मिलता है, परपेंडिकुलर।
तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और थीटा के एडजेसेंट साइड में हमको मिलता है बेस। तो अब जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब डेल्टा एक्स का स्क्वायर। और ये वैल्यू हमको किसकी किसकी वैल्यू देगी, ये जो है हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो है स्क्वायर होगा। यहां से हम इसको अगर थोड़ा डिटेल में लिखें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की बजाय आर कर देते हैं, तो आर इज इक्वल टू अंडर स्कोर x2 माइनस एक्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये जो है आपको एक लेंथ बता रहा है, ये हमारा जो ए बी जो वेक्टर है या ओ ए वेक्टर हम लोगों ने यहाँ जो माना है, तो पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक जो है जो लेंथ है वो जो है हमको इस फॉर्मूला से मिल जाएगी। अब अगली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर हम थीटा भी बता देंगे तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये थीटा कैसे बताया जाए, तो फिर से वही कहानी है भैया कि हम जो है डायरेक्शन बताने के लिए सबसे पहले दोबारा इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में ये हमारा थीटा है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वाई था जो कि परपेंडिकुलर है और यहाँ डेल्टा एक्स था जो कि बेस है। अब हमारा जो है एक फेमस डायलॉग क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब यहां पर जो है क्या क्या बात है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। कॉस थीटा होता है बी बाई एच। और हमारा टैन थीटा हो जाता है, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब यहां जो है अगर हम लोग देखेंगे तो p की वैल्यू तो डेल्टा वाई है, इसलिए मैं यहां पर सीधा सीधा लिख सकता हूं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और टेन थीटा की एक और वैल्यू क्या हो सकती है, टेन थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये सारी चीजें जो है हमको, अब अगर हम एंगल निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, tan इनवर्स कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। लेकिन अगर आपको इनवर्स फंक्शन का मतलब नहीं समझ में आता है कि tan का इनवर्स का मतलब क्या हुआ, तो आप चिंता मत करो, वो जो है जब भी अप्लाई करना होगा तो एप्लीकेशन के दौरान आप ये चीजें सीख पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और अगली चीज क्या है, एडिशन ऑफ फैक्टर। तो भाई एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले जो है हमें एक बार और देख लेते हैं कि ये जो वेक्टर नोटेशन है ये कैसे काम करता है। भाई ए को जो हम लोगों ने 2,3 लिखा, अब हमको पता है कि ए जो है वो x1 है और बी 3 जो है वो y1 है, या फिर यहाँ लिख सकते हैं कि ये -3 जो है ये x2 है और 5 जो है ये y2 है। इसको इस तरीके से याद रखने की बजाय अगर हम ये सोचें कि हम पॉइंट ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर को लिख दें 2i कॉमा नहीं 2i प्लस 3j। अब इसका क्या मतलब हुआ, i और j हैं क्या, यहाँ पर भी b को हम लोगों ने लिखा है b इज इक्वल टू -3i और प्लस 5j। तो इनका क्या मतलब हुआ, पहले इसको सोचते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम वापस देखते हैं और हम क्या देख रहे हैं कि हम लोगों ने x एक्सिस में एक वेक्टर ले लिया। अब इस वेक्टर को जो है हम कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, इस वेक्टर को जो है हम इसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे एक वेक्टर है BC और ये BC वेक्टर जो है इसकी वैल्यू है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इस BC वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से मतलब 5 मीटर से जो है डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में केवल टूवर्ड्स नॉर्थ बच जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, तो टूवर्ड्स नॉर्थ बच जाएगा क्योंकि 5 मीटर और 5 मीटर तो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका जो है लेंथ कितना हो, यूनिट हो, ठीक है, ऐसा कोई वेक्टर जिसका लेंथ जो है सिंगल हो, यूनिट हो, उसके पास में सिर्फ डायरेक्शन होने चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए।
तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर ए वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा, और ये ए कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही ये होगा वैसे ही जो है हमको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर क्या करेगा कि हमको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, और अब जब भी हम किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी डायरेक्शन में हमको कोई नया वेक्टर मिल सकता है। अब यहां देख रहे हैं हम लोग आई, यहां देख रहे हैं जे, या आगे जो है हमको देखने के लिए मिलेगा के भी। तो ये जो आई वेक्टर है वो एक्चुअली में आई कैप है, वो एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर है। मतलब ये कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास में जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी तरीके से हमारे पास में है जे वेक्टर, और इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर है। मतलब इसका इन द डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये जो है सिंगल मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर। और के एक्सिस क्या होगा, तो के एक्सिस होगा हमारा, के एक्सिस होगा जेड डायरेक्शन में सिंगल मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर। इसको हम लोगों ने कैसे निकाला, तो आप लोगों के पास में फॉर्मूला है कि आप ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो आपको ए कैप मिल जाएगा। तो ये कैप ही बताता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। और अब जो है हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स को आई जे और के साथ कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे लिए समझना बहुत ईजी हो जाता है। अब हम लोग जो बात करने वाले थे कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, तो देखो भाई मैंने आपको जो है पी और क्यू, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर ऐसे दो वेक्टर दे दिए। अब पी की वैल्यू ले लेते हैं 7i माइनस 4j प्लस 22k, और क्यू वेक्टर का की वैल्यू ले लेते हैं 3i प्लस 13j और प्लस 20k। अब इस तरीके से हमको दो वेक्टर मिल गए हैं। अगर ये वेक्टर्स हम लोगों को ऐड करने हैं, मतलब हमको चाहिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q, तो हम क्या करेंगे, सिंपली i वाले कंपोनेंट को i से जोड़ेंगे। मतलब ये हो जाएगा 7 प्लस 3i, प्लस j वाले कंपोनेंट को j से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 13j, और ये हो जाएगा इसी तरीके से ये हो जाएगा 22 प्लस 20 और k। तो यहां हमको सीखने के लिए क्या मिल रहा है, ये कि सेम डायरेक्शन के या सेम कैप वाले जो वेक्टर्स हैं उनको जो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो यहां हो जाएगा 10i प्लस 4 3 मतलब 14 और 3, ये तो हो जाएगा 9j और प्लस 42k। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर एक नया वेक्टर मिला। अगर हम लोगों ने इसका नाम रिजल्टेंट वेक्टर r रखा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब अगली बात है कि पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने समझा, यूनिट वेक्टर हम लोगों ने समझा, दोनों चीजें हमको समझ में आ गई। हम लोगों ने अगर ये डिसाइड किया है कि यहाँ देखिए हमारा पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है, और अगर आप जो है पॉइंट A से डिस्प्लेसमेंट करके पॉइंट B चले जाते हो, तब भी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए जो है हमारा तरीका है कि मान लेते हैं यहां पर आपने पॉइंट A से पॉइंट P से आप चले गए पॉइंट Q में, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब आप जहां पहुंच गए वहां से, जहां से आए हैं वहां को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको p माइनस क्यू निकालना पड़ेगा। अब p माइनस क्यू निकालो तो हो जाएगा 7 माइनस 3i माइनस
प्लस -4 माइनस 13 जे प्लस -22 के। अब यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 7 में से 3 गया 4 आई प्लस यहाँ हो जाएगा 17 -17 जे और यहाँ हो जाएगा +2k। तो इस तरीके से जो है हमको ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाएगा। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जो है हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं भैया। देखिए, अगर मैंने कहा P, अच्छा अगर मैंने जो डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये हो जाएगा डी मतलब डिस्प्लेसमेंट और पी क्यू। तो डी पी क्यू का मतलब होता है कि मैं हमारा फाइनल पॉइंट जो है पी है, क्यू है और इनिशियल पॉइंट क्यू। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल में हमारे पास में जो है जो वेक्टर के लिए आएगा वो कैसा होगा, तो क्यू फाइनल पॉइंट है तो क्यू माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं डी और क्यू पी, इसका मतलब इस बार जो है इनिशियल पॉइंट क्यू है और फाइनल पॉइंट पी है, और इसलिए जो है हमको सारे के सारे रिजल्ट्स उल्टे नजर आएंगे। और यहां से हमको समझ में आता है कि अगर दो वेक्टर जो है वो मतलब मैं पी क्यू और क्यू पी करूंगा तो मुझे मिलेगा डी पी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी क्यू पी। यस, तो इस तरीके से जो है हमको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी और ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो होता है उसको हम यहाँ पर यूज कर पाते हैं। सब्ट्रैक्शन वेक्टर मैंने आपको समझा दिया कि वो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर देखी तब। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों ने लगभग सारी चीजें देख ली हैं, हमको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालना भी हमको आ गया है। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अब जो है अगर हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा हाइपोटेनस है जो पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक का वेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है। और अगर हम ओ ए की लेंथ निकालने तो हमको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ओ ए की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। और अगर हम एच की वैल्यू निकालना चाहें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है हमारा कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर हमको क्या हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल, आर का जो है स्क्वायर है इज इक्वल टू, जो है स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से जो है हमको क्या पता चलता है, हमको लेंथ पता चल जाती है r वेक्टर की, और ये ही जो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें जो है समझ गए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो मेरे पास में जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। सो इट इज योर ड्यूटी कि आप रेगुलरली जो है हमसे कम्युनिकेट करते रहें और कमेंट सेक्शन बना भी इसीलिए। सो आई होप आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन वेरी सून। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।